नमस्कार। चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के उन पन्नों को खोलकर देखते हैं जो हमें बताते हैं कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आखिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा कैसे। आइए इस कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। कभी ये सवाल मन में आता है कि वो कौन सा पल था, कौन सा वो दौर था जब एक आजाद और अमीर भारत ने अपनी आजादी खो दी। क्या ये सब कुछ यूं ही अचानक हो गया या फिर ये एक बहुत धीमी और सोची समझी साजिश का नतीजा था? तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1000 साल पहले। ये वो वक्त था जब भारत अपनी दौलत, अपने ज्ञान और अपनी संस्कृति के शिखर पर था। इसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी धरती जिसके बाजारों में रेशम और सोने की चमक थी, हवा में मसालों की खुशबू थी, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहे थे। जी हां, ये वो भारत था। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, जब भी कोई देश अंदर से बढ़ जाता है ना, तो बाहरी दुश्मनों के लिए उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। भारत की इस बेहिसाब दौलत के साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, और वो थी आपसी फूट। यही तो भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास था, मतलब अ पैराडॉक्स। एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे वीर योद्धा थे, तो दूसरी तरफ वही योद्धा बाहरी दुश्मन से लड़ने की जगह आपस में ही लड़ रहे थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजाओं में सत्ता की भूख और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ उससे कहीं ज्यादा थी। और बस इसी फूट का फायदा उठाया गया। लगभग 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत की दौलत के बारे में सुना और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लूट की चमक थी। फिर आया मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा तो दिया, लेकिन अगले ही साल जब वो वापस आया तो कोई भी भारतीय राजा एक साथ नहीं आया। नतीजा, एक ऐसी हार जिसने इतिहास बदल दिया। गजनवी ने भारत पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। सोच सकते हैं, हर बार वो अपने पीछे तबाही और लूट की एक कहानी छोड़ जाता। सोमनाथ मंदिर जैसे हमारी आस्था और ज्ञान के केंद्रों को बेरहमी से लूटा गया, और शायद पहली बार भारत का आत्मविश्वास डगमगा गया था। खैर, सदियां बीत गईं, सल्तनतें और साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन जब भारत की राजनीतिक ताकत एक बार फिर से बिखर रही थी, तब समंदर के रास्ते एक नया शिकारी आया। और मजे की बात यह है कि इस बार वो तलवार लेकर नहीं, बल्कि तराजू लेकर आया था। साल था 1600। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी बनकर भारत में कदम रखा। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, हाथों में कीमती तोहफे थे और जुबान पर दोस्ती की बातें। लेकिन इस व्यापार के पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक खेल छिपा था, भारत पर कब्जा करने का खेल। उन्होंने तलवार से ज्यादा चालाकी पर भरोसा किया। उन्होंने भारत की सबसे दुखती रग, सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया, हमारी आपसी जलन और फूट। और इसी पर उन्होंने अपना सबसे घातक हथियार चलाया, जो था फूट डालो और राज करो। उनकी रणनीति इतनी सीधी थी कि यकीन करना मुश्किल है। पहले वो भारतीय राजाओं के बीच की पुरानी दुश्मनी को ढूंढते, फिर उस दुश्मनी की आग में ईर्ष्या और शक का जहर घोलते, फिर एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद का नाटक करते, और जब दोनों लड़ लड़कर कमजोर हो जाते तो उस बर्बादी का फायदा उठाकर वो खुद सत्ता पर काबिज हो जाते। और इस खतरनाक रणनीति का सबसे विनाशकारी नतीजा हमें देखने को मिला 1757 में पलासी की लड़ाई में। ये वो दिन था जब भारत की गुलामी की नींव हमेशा हमेशा के लिए रख दी गई। सच कहूं तो इसे लड़ाई कहना भी शायद गलत होगा। ये लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से, विश्वासघात से जीती गई थी। नवाब सिराजुद्दौला का अपना ही सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों बिक चुका था। मतलब युद्ध का नतीजा तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही तय हो चुका था। पलासी के बाद भारत का वो अंधकार युग शुरू हुआ जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। देश का धन और जमीन एक सिस्टमैटिक तरीके से लूटे जाने लगे। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि देश में भयानक अकाल पड़ने लगे। हमारी संस्कृति और हमारे छोटे मोटे उद्योगों को पूरी तरह कुचल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। गुलामी की इन बेड़ियों में जकड़ी भारत की आत्मा अब फिर से जाग रही थी, और पूरे देश में विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगी थीं। 1857 की क्रांति ने पूरे देश में आजादी की वो आग लगाई जो अब बुझने वाली नहीं थी। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था, पीढ़ियों का बलिदान था, जो करीब करीब 90 साल तक चला। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और एक नई सुबह में सांस ली। तो
ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये हमें सिखाती क्या है? इस इतने लंबे और दर्दनाक इतिहास का सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या? सबक बिल्कुल साफ है और बहुत सीधा है। भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर थे। भारत गुलाम इसलिए बना क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। हमारी अपनी फूट ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम वही पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते तो हमें एक होना होगा। धर्म, जाति, भाषा, ये सब पहचाने अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब से ऊपर राष्ट्रहित को रखना होगा, क्योंकि जब हम एक होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे हैं? क्या हम आज भी जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बट तो नहीं रहे हैं? इतिहास हमें बार बार चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं